Good morning, class 11. This is a business studies class. Class in previous lecture, I have taught about American Depository Receipt, and today we are going to start from Indian Depository Receipt (IDR). IDR क्या होते हैं? An Indian depository receipt is a financial instrument denominated in Indian rupees in the form of the depository receipt. It is created by an Indian depository to enable a foreign companies to raise funds from the Indian security market. The foreign company issuing IDR deposit share of an Indian depository registered with the Securities and Exchange Board of India. In turn, the depository issue receipt to investor in India against these shares. The benefits of the underlying shares. According to the SEBI guideline, IDR are issued to the Indian resident in the same way as the domestic shares are issued. ये क्या होते हैं? हमारे इंडियन डिपॉजिटरी रिसिप्ट जो होते हैं ये भी IDR, GDR एवं ADR के समान होते हैं। केवल इस बात को छोड़ के इन्हें जारी करने वाली कंपनी जो होती है वो विदेशी होती है, जो भारतीय बाजार में धन एकत्रित करती है। IDR को रुपये में प्रदर्शित किया जाता है। इन्हें किसी भी भारतीय स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड कराया जा सकता है। सबसे पहले जो IDR था वो परिवर्तित किए जाने वाले जो वास्तविक अंशों को जारी करने वाली कंपनी द्वारा इन्हें विदेशी कस्टेडियन बैंक अर्थात ओवरसीज कस्टेडियन बैंक के सुपुत्र किया जाता है। OCP या IDR जारी करने के लिए किसी भी भारतीय डिपॉजिटरी जैसे नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी एसेट्रा है, इनमें अधिकृत किया जाता है। IDR सार्वजनिक ऑफर के माध्यम से पेपर रहित के रूप में जारी किए जाते हैं। इनमें व्यवहार में भारतीय अंशों की भर्ती ही होता है। स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक भारत में IDR जारी करने वाली पहली कंपनी है। और इसका जो एक फ़ायदा होता है वो ये होता है कि जो भी हमारे भारतीय निवेशक होते हैं जो विदेशी कंपनियों में विनियोग करने के लिए एक अतिरिक्त विनियोग का अवसर उपलब्ध हो जाता है। भारतीय बाजार को एक नया प्रोडक्ट उपलब्ध होता है। उन भारतीय निवेशकों को जोखिम कम करता है जो अपने धन स्वयं के प्रयासों से विदेशों में विनियोग करना चाहते हैं। इसके बाद आपका आता है डिबेंचर्स एंड बॉन्ड्स, यानी कि ये आपका बोरो फंड में था। अभी प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको इसे पढ़ाया भी था। इसके बारे में यहाँ पर डिटेल्स दिया है कि डिबेंचर्स एंड बॉन्ड्स का। तो डिबेंचर्स इंपॉर्टेंट इन द इंस्ट्रूमेंट फॉर द रेजिंग लॉन्ग टर्म डेप्ट कैपिटल। अ कंपनी कैन रेज फंड थ्रू द इश्यूज ऑफ डिबेंचर्स विच बेयर अ फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट। द डिबेंचर्स इशू बाय द कंपनी इज एन एक्नॉलेजमेंट दैट द कंपनी हैज बोरो a certain amount of money which is promises to repay at a future date. Debentures holders are therefore termed as the creditor of the company. डिबेंचर्स क्या होते हैं? डिबेंचर्स को हम ऋण पत्र के नाम से जानते हैं। डिबेंचर्स दीर्घकालीन ऋण का पूंजी एकत्रित करने का एक इम्पॉर्टेंस विलेख है। ऋण पत्र कंपनी द्वारा लिए गए एक निश्चित राशि पर ऋण की स्वीकृति है जिसका भविष्य में भुगतान किया जाता है। ऋण पत्र धारक जो होते हैं वो एक निश्चित ब्याज की राशि पर एक निश्चित अंतराल में दी जाती है। दूसरे शब्दों में अगर हम कहें तो ऋण पत्र कंपनी की सौर मुद्रा के अधीन जारी किए गए एक ऐसे डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो कंपनी के ऋण को प्रमाणित करता है तथा ऋण की प्रमुख शर्तों को प्रकट करता है। यह कंपनी की संपत्तियों पर प्रभार को भी प्रमाणित करता है। यदि उस ऋण हेतु संपत्ति पर प्रभार है, इस पर मुद्राक लगी होती है। इन अंशों का निगमन भी अंशों की तरह ही होता है, किंतु इसके धारकों को कंपनी की सभा में मतदान का अधिकार नहीं होता। मतलब कि ये एक ऐसे प्रावधान होते हैं जो या तो ऋण का निर्माण करते हैं या ऋण की स्वीकृति देते हैं। ठीक है। बॉन्ड्स क्या होते हैं? बॉन्ड्स ऑल्सो डेप्ट द इंस्ट्रूमेंट डज नॉट कैरी द स्पेसिफिक रेट ऑफ इंटरेस्ट but issue at the heavy discount. The difference between the nominal value and the issue price is treated as the amount of the interest related the duration of bonds. बॉन्ड भारतीय कंपनी अधिनियम 1956 के अनुसार बॉन्ड्स जो होते हैं उसको बंध पत्र भी कहते हैं। बंध पत्र ऋण पत्र दोनों में समानता होती है। बंध पत्र केवल सरकार द्वारा निर्गमित किए जाते हैं, किंतु बंध पत्र अर्ध सरकारी या गैर सरकारी संस्थाओं के द्वारा ऋण के प्रमाण के रूप में भी जारी किए जाते हैं। जो हमारी गैर सरकारी संस्थाओं किए जाते हैं, जो भी हमारे मतलब ये बॉन्ड्स होते हैं, मूल अंतर इनके केवल निर्गम की शर्तों के आधार पर होता था। जो हमारे बॉन्ड्स होते हैं वो पूर्व निर्धारित ब्याज की दर के बिना भी जारी किए जा सकते हैं, जो कि डीप डिस्काउंट बॉन्ड की दशा में होते हैं। इसके कुछ मेरिट्स दिए हैं। पहला, सुटेबल फॉर सेल इन्वेस्टर। ये जो होते हैं ये सेल्स इन्वेस्टर के लिए बहुत ही सुटेबल होते हैं। नो लॉस ऑफ कंट्रोल ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर रिमेन अनअफेक्टेड एज डिबेंचर्स होल्डर्स डू नॉट कैरी वोटिंग राइट्स इन द मैनेजमेंट ऑफ कंपनी। कंपनी के मैनेजमेंट में वोटिंग का राइट्स नहीं होता है। फ्लैक्सीबल होते हैं। डिबेंचर प्रोवाइड फाइनेंशियल फ्लैक्सीबिलिटी एज दे कैन बी रिडीम, मतलब कि व्हेन द कंपनी हैज़ सरप्लस फंड, जब कंपनी में सरप्लस फंड होता है तो इन्हें रिडीम किया जा सकता है।
नेक्स्ट है इकोनॉमिकली या चीप सोर्स ऑफ फाइनेंस, ये हमारे फाइनेंस के बिल्कुल चीप सोर्स होते हैं, मतलब बहुत आसानी से लिए जा सकते हैं। सुटेबिलिटी, दिस इशू ऑफ डिबेंचर्स डील फॉर अ कंपनी व्हेन इट्स सेल एंड अर्निंग आर द रिलेटिवली सुटेबल फॉर, सो द इंटरेस्ट ऑफ डिबेंचर्स कैन बी पेड इक्विटिशियसली। ट्रेडिंग ऑन इक्विटी, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर इज पेड अ फिक्स्ड रेट पे पेड होते हैं। आफ्टर पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट द रिमेनिंग प्रॉफिट आर अवेलेबल टू शेयर होल्डर्स। व्हेन द अर्निंग ऑफ द कंपनी इंक्रीज द कंपनी कैन टेक एडवांटेज ऑफ ट्रेडिंग ऑन इक्विटी बाय इंक्रीजिंग द रेट ऑफ डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर। इनके डीमेरिट्स क्या क्या है? द अवेलेबिलिटी ऑफ ईजी एंड फ्लेक्सिबल ट्रेड क्रेडिट होती है। फैसिलिटी में इंड्यूस द फॉर्म ऑफ ओवर ट्रेडिंग, फॉर्म में ओवर ट्रेडिंग का खतरा बढ़ जाता है। ओनली लिमिटेड अमाउंट ऑफ फंड्स और फॉर अ लिमिटेड पीरियड के लिए होता है। कैन बी जनरेटेड थ्रू दिस सोर्स, इट इज़ जनरली द कॉस्टली सोर्स ऑफ फाइनेंस और बायर एंड अनएबल टू टेक द बेनिफिट ऑफ कैश डिस्काउंट विच इज अवेलेबल ऑन अ कैश पेमेंट। अब आता है लोन फ्रॉम फाइनेंशियल्स बैंक। फाइनेंशियल्स जो बैंक्स होते हैं उनसे लोन कैसे लिया जाता है? The government has established a number of financial institutional all over the country to the provide finance of the business organization। आप जानते हैं कि हमारी कंट्री में फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बहुत सारे बनाए गए हैं जो कि हमारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को फाइनेंस देते हैं। दिस इंस्टीट्यूशन आर इस्टेब्लिश बाय द सेंट्रल एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट, दोनों गवर्नमेंट के द्वारा इन्हें बनाया इस्टेब्लिश किया गया है। एज द इंस्टीट्यूशन एम प्रमोटिंग द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री का डेवलपमेंट करते हैं। दीज आर कॉल्ड डेवलपमेंट बैंक, इसी वजह से इन्हें हम डेवलपमेंट बैंक के नाम से भी जानते हैं। ये फाइनेंसिंग के सुटेबल सोर्स होते हैं, लार्ज फंड लॉन्गर टाइम के लिए प्रोवाइड करते हैं। अब आपका नेक्स्ट आता है लोन फ्रॉम कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक से लोन कैसे मिलता है? कमर्शियल बैंक मतलब जो वाणिज्यिक बैंक होते हैं आपके। Commercial bank occupy a vital position as the provide fund for the different purpose as well as for a different type period के different purpose से यहाँ पे बैंक से लोन मिलता है। बैंक एक्सटेंड लोन टू फर्म ऑल साइज इन मैनी वेज, कैश क्रेडिट के रूप में, बैंक ओवरड्राफ्ट के रूप में, टर्म्स लोन के रूप में, परचेज डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स एंड इशू ऑफ लेटर क्रेडिट के रूप में ये लोन देते हैं। द रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज बाई बैंक डिपेंड ऑन वेरियस फैक्टर्स सच एज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फर्म, जैसे आपकी फर्म की विशेषता रहेगी उसी के अकॉर्डिंग इनके बैंक के चार्ज होते हैं इंट्रेंस के। द लोन इज रीपेड आइदर द लंप सम ऑफ एन इंस्टॉलमेंट में भी आप इनको दे सकते हैं, इनके लोन को क्लियर कर सकते हैं। द बैंक रेट इज़ नॉट परमानेंट सोर्स ऑफ फंड, बैंक हैव स्टार्टेड एक्सटेंडिंग द लोन फॉर द लॉन्गर पीरियड जनरली सच एज लोनिंग यूज फॉर द मीडियम टू शॉर्ट पीरियड। लॉन्ग पीरियड से स्टार्ट होता है लोन, लेकिन मीडियम और शॉर्ट पीरियड्स के लिए भी लोन देते हैं। अब आपका नेक्स्ट आता है पब्लिक डिपॉजिट। पब्लिक डिपॉजिट क्या होती है? ये भी ऑर्गेनाइजेशन डायरेक्टली फ्रॉम द पब्लिक से डिपॉजिट लेता है। इसमें क्या होता है, जो कंपनीज होती हैं जनरली इनवाइट करती हैं पब्लिक को डिपॉजिट करने के लिए अप टू 3 ईयर। रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर ऑन अ पब्लिक डिपॉजिटर आर यूजली हायर होती हैं। द एक्सेप्टेंस ऑफ द पब्लिक डिपॉजिट इज रेगुलेटेड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, से ये रेगुलेटेड होते हैं। एनी पर्सन, कोई भी व्यक्ति हु इज़ इंटरेस्टेड ऑन डिपॉजिट मनी इज एन ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी व्यक्ति जो इंटरेस्ट हो अपनी मनी लगा सकता है। कैन डू बी फिलिंग अप द प्रेस्क्राइब फॉर्म फिल करके। द ऑर्गेनाइजेशन इन रिटन इशू अ डिपॉजिट रिसिप्ट एक्नॉलेजमेंट ऑफ द डेट। पब्लिक डिपॉजिट कैन टेक care of both medium short terms and finance requirement of other business, the deposit of the beneficial to both depositor as well as the organization। अब आपका इसके बाद आता है ट्रेड क्रेडिट। ट्रेड क्रेडिट क्या होता है? ट्रेड क्रेडिट का मतलब होता है द ट्रेड क्रेडिट कैन बी बेनिफिटेड एज क्रेडिट एक्सटेंड बाय द वन ऑफ ट्रेड टू अनदर फॉर द परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ट्रेड क्रेडिट के बारे में देखिए ये क्या होता है। व्यापारिक साख का आशय विक्रेता द्वारा क्रेता को वस्तु एवं सेवाओं की उधार बिक्री से लगाया जाता है। व्यापारिक जगत में उधार लेन देन की प्राचीन व्यवस्था आप जानते हैं। कोई भी बिजनेस बिना उधार के नहीं शुरू होता। जो भी हमारे प्रोड्यूसर होते हैं वो थोक विक्रेता को या थोक विक्रेता फुटकर विक्रेता को उधार ही माल देता है। ये एक तरह से अल्पकालीन वित्त सुविधा होती है। उधार बिक्री में विक्रेता व्यापारी से अपने माल या सेवा का मूल्य एक निश्चित अवधि के बाद क्रेता ग्राहक से प्राप्त करने का सौदा करता है, जिसे हम ट्रेड क्रेडिट के नाम से जानते हैं। इसके कुछ मेरिट्स और डिमेरिट्स दिए हैं। ट्रेड क्रेडिट इज़ द कन्वीनियंट सोर्स, एक कन्वीनियंट सोर्स होता है फाइनेंस का, कोई लीगल फॉर्मेलिटीज़ इन्वॉल्व नहीं होती है। ट्रेड क्रेडिट इज कंटिन्यूस सोर्स होता है फाइनेंस का, जो कंपनीज़ को बहुत ही जल्दी क्रेडिट अवेलेबल करवाता है। इट कैन बी यूज टू फाइनेंस द इंक्रीज इन द इन्वेंट्री ऑफ गुड की इन्वेंट्री को इंक्रीज करता है इफ़ द इंटरप्राइजेज एक्सेप्ट हायर सेल्स इन द नियर फ्यूचर। इसके बाद नेक्स्ट है ट्रेड क्रेडिट डज नॉट क्रिएट एनी चार्जेस ऑन द एसेट्स ऑफ द कंपनी वाइल प्रोवाइडिंग द फंड प्रोवाइडिंग करते समय कोई चार्जेस नहीं लेता। ट्रेड क्रेडिट हेल्प्स टू प्रमोट द सेल्स ऑफ द सेलर। इसके कुछ डीमेरिट्स दिए हैं।
द अवेलेबल ऑफ ईजी एंड फ्लेक्सिबल ट्रेड फैसिलिटी में इंड्यूस द फॉर्म ऑफ ओवर ट्रेडिंग, जिससे ओवर ट्रेडिंग का खतरा हमें बढ़ जाता है, रिस्क बढ़ जाता है। ओनली लिमिटेड अमाउंट ऑफ फंड एंड फॉर अ लिमिटेड पीरियड कैन बी जनरेटेड थ्रू देन sources. It is generally costly source of finance a costly source and buyer are unable to take the benefit cash discount which is available on cash payment. अब आता है इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट। ये क्या होता है? इसे हम आईसीडी के नाम से जानते हैं। इसकी जो मेरिट्स है, पहले तो समझ लीजिए होता है क्या। ये कंपनी द्वारा दूसरी कंपनी को दिए जाने वाले असुरक्षित अल्पकालीन वित्त है। ये व्यवस्था ब्रोकर के माध्यम से की जाती है। इन जमाओं पर ब्याज की दर तथा अन्य बाजारों से अधिक होती है। वित्त उपयोग का विकल्प सभी सार्वजनिक कंपनियों को उपलब्ध है, चाहे उनकी अंश पूंजी हो और चाहे ना हो। जो इनके इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट में सिक्रेसी को मेंटेन करते हैं, जो ब्रोकर होते हैं वो मार्केट को नेवर रिवील देयर लिस्ट ऑफ द लैंडर्स एंड बोरोवर बिकॉज दे बिलीव that if proper secrecy is not maintained, the interest rate can fall abruptly. Next is the deposit are generally considered by the borrower company को consider करते हैं to solve problems of the short term fund inadequacy. The transaction are free from the bureaucratic and legal problems. कोई भी लीगल प्रॉब्लम्स नहीं होती ट्रांजेक्शन में। इसकी जो लिमिटेशन होती है, डिपॉजिट करते हैं कैन नॉट बी यूज फॉर लॉन्ग टर्म फाइनेंसिस को। इन इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट द लेवल ऑफ रिस्क इन्वॉल्व इज द हाई एज इट्स एन अनसिक्योर्ड डिपॉजिट। अनसिक्योर्ड डिपॉजिट होता है, रिस्क बहुत ज़्यादा होता है। द बोरोवर कंपनी हैज़ टू पे हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट। इनकी जो इंटरेस्ट रेट होती है वो हायर होती है अगर हम कंपेयर करेंगे बैंक लोन से। क्लास इसी के साथ आपका ये चैप्टर्स ख़त्म हो गया है और यहीं पे हमारा हाफ ईयरली का कोर्स भी ख़त्म हो गया है। इसके जो भी एमसीक्यूज वगैरह उसे आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा और जो भी इसके क्वेश्चन आंसर हैं वो चैप्टर वाइज जैसे अभी तक मैंने आपको बताया उसी तरीके आपको इसे अपनी कॉपी में नोट डाउन करना है। ये चैप्टर हमारा लास्ट था, यहाँ पे हमारा हाफ ईयरली का कोर्स ख़त्म हो गया है। अब बाकी नेक्स्ट चैप्टर हम आपके साथ नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके क्लास, थैंक यू।